अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चरर आयशा तारिक। आज जो हम अपना टॉपिक स्टडी करने लगे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो है चैप्टर नंबर 3 में से। ठीक है, इसमें स्पेशल पर्पस डायोड जो हमारा एक कोर्स आउटलाइन में एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। इसमें जो हमने बेसिकली टॉपिक स्टडी करने हैं ना, वो है पहले पहले जीना डायोड की एप्लीकेशंस, उसके बाद वैक्टर डायोड स्टडी करना है। ऑप्टिकल डायोड्स में से सिर्फ हमने दो टॉपिक स्टडी करने हैं, एक एलईडी वाला स्टडी करना है और दूसरा फोटो डायोड। इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ डायोड्स में हमने स्टडी करना है। कौन सा है हमारे पास? लेजर डायोड इसमें है, शॉर्टकी डायोड एंड टनल डायोड। ठीक है, हमारे पास तो ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने बेसिकली स्टडी करने हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये जो पहले दो हमारे टॉपिक्स हैं 3.1 एंड 3.2, यानी जीनर डायोड को हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये कवर करेगा कि जीनर डायोड क्या होता है और इसको बेसिकली स्पेशल पर्पस डायोड क्यों कहा जाता है। अच्छा बेटा, एक बात आप सुन ले कि जो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग डायोड पढ़ के आए हैं ना, आम उसकी करेक्टरिस्टिक्स, आईवी करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और उसमें जो भी उसके क्लिपर एंड क्लैम्पर एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर से रिलेटेड पर्पस पढ़े। वो क्या थे उसके जनरल यूजेस, यानी आम तौर पे हाउस होल्ड अप्लायंसेस में हर जगह मोस्टली वो यूज होने वाले। लेकिन ये जो खास तौर पे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने लगे हैं, ये सिर्फ डायोड स्पेशल पर्पस के लिए, किसी खास मौके के लिए, कोई खास आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर जगह पर ये फिट इन नहीं आते और हर जगह पर ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास यही वाला है जीनर डायोड, जिसके बारे में हम देखें कि हम बेसिकली इसे क्या कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज के लिए यूज कर सकें। हमारी पावर सप्लाईज वगैरह में हम इसे वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, इसका जो एप्लीकेशन है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर है, हम इसको यूज कर सकें। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसके सिंबल को गौर करें कि सिंबल इसका क्या डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें जो कैथोड वाली स्ट्रेट लाइन होने की बजाय क्या है, एक वी का साइन हमारे पास जो कैथोड वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो सिंबल में दे रही है, जो कि आपको इसको रिमाइंड कराएगा कि ये कौन सा डायोड है, जीनर डायोड है। इसकी स्ट्रेट लाइन की बजाय वी के सिंबल वाली क्या मौजूद होती है, इसका जो सिंबल डायग्राम है उसमें होती है इसकी कैथोड। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इसमें जिनर डायोड बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा डायोड है बेसिकली जो किस पे बनाया जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन पे काम करने के लिए बनाया जाता है। हमने अब पिछले चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर करंट एक ड्रास्टिकली अमाउंट में जब जैसे ही वोल्टेज डिक्रीज करते जाए, नेगेटिव पोटेंशियल रिवर्स बाइसिंग में पोटेंशियल बढ़ाते जाए, तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज करते हैं, जिसपे क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो डिप्लेशन रीजन वो ऑलमोस्ट टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे, एक हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, जिसे हम कहेंगे रिवर्स करंट कहेंगे। और वो काफी हद तक किस मोस्टली डायोड्स के लिए क्या होता है, डैमेजिंग काज करता है। ठीक है, हमारा जेनर डायोड भी वाकई डैमेज उस पर भी काज करेगा, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन रीजन उसका ये है, हमने कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी है इसके अंदर कि उसमें जो डैमेजिंग हो वो मजीद थोड़ा आगे वाले पॉइंट्स में जा करना, जब मजीद वोल्टेज बढ़ाए तो डैमेज हो। अदरवाइज ये बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद डैमेजिंग उसमें कॉज ना हो, तो ये बेसिकली ये। तो इसमें आईवी कर्व आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था, इसके इधर वाला जो पोर्शन है, असल में इसमें जो जीनर डायोड है वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, और यहाँ पे असल में इसे ऑपरेट किया जाता है। ये वाले वोल्टेजेस इसको देकर ऑपरेट कराया जाता है, और ये क्या करता है, अपना पर्पस आसानी से अंजाम देता है। ठीक है, अच्छा जीनर ब्रेकडाउन के बारे में अब थोड़ा सा है। अब हमने देखा है कि हमारे पास जहां हमने रिवर्स करंट देखा था, वहां पे हमने देखा था कि एक एवलांच इफेक्ट होता है। हम कहते हैं जीनर डायोड में एवलांच इफेक्ट भी होता है प्लस जीनर ब्रेकडाउन भी होता है, दो तरह के टाइप्स होती हैं। हम कहते हैं अगर हमारा जो हमने क्या किया होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा हैविली डॉप किया होता है ताकि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या किया जा सके, इसका कम किया जा सके। यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर जो आम हमारे पास जो डायोड है उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ इस वैल्यूज पे आ रहा होगा, यानी 5 से अबव आ रहा होगा, तो हम वो कहेंगे कि वार्म वोल्टेज है। लेकिन हमने क्या किया, जीनर डायोड को इतनी हैविली डॉप किया कि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या आ गया, पीछे शिफ्ट हो गया 5 पे ऑलमोस्ट, या 5 से भी लेस पे हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज उसका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो हम कहते हैं ऐसे डायोड, जो जिनर डायोड भी कुछ जिसका जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 5 वोल्ट से ज्यादा होता है, उनमें क्या होता है, एवलांच इफेक्ट होता है। एवलांच इफेक्ट को एक दफा रिमाइंड कर लें, क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो बैटरी से आ रहे हैं वो क्या होंगे, या माइनॉरिटी कैरियर्स वाले इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर ले कि वो क्या करें, जो न्यूट्रल एटम्स खड़े हुए हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में खड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, नॉकआउट करना स्टार्ट कर दें।
एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रॉन्स को भी, आगे एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी नॉकआउट करे, तो वो आगे दो मजीद चार को करेंगे, और इस तरह क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन होती जाए इलेक्ट्रॉन्स की, और एक हैवीली अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाए, तो इसे एवलांच इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जीनर में क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि जो है वोल्टेज क्या है, कम है। इसमें क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑलरेडी कम है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि अगर हम बैटरी प्रोवाइड करेंगे, तो बैटरी इतना कम वोल्टेज होने की वजह से क्या करेगी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि हमारे रीजन में, एन टाइप रीजन में मौजूद है उन्हें, और पी टाइप रीजन में जो माइनॉरिटी में मौजूद है, उनको क्या करना स्टार्ट करेगी, सॉरी, जो हमारे पास एटम्स के अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको बैटरी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, और वो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अट्रैक्शन की वजह से खुद ही निकल के, बगैर किसी इलेक्ट्रॉन के टकराए, खुद ही निकल के ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है। अब ब्रेकडाउन करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से आप देखिएगा कि इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें तीन रीजन हमारे पास होते हैं। एक वो रीजन जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल आता है, या जीनर नी करंट, जब जहाँ पे करंट पास होना स्टार्ट होता है। ये वो पॉइंट है वीजी बेसिकली, जो कि हमारे पास क्या है, जिसे हम वीजी के नाम दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, जीनर, यहाँ पे हमारा जीनर करंट होता है बेसिकली, टेस्ट करंट, और ये हमारा कौन सा है, जीनर ब्रेकडाउन रीजन है। ठीक है, ये असल में पॉइंट है जो कि क्या करता है, जिसपे हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, अपने जीनर डायोड को ऑपरेट करवाते हैं। इस पर वोल्टेज और करंट की वैल्यूज क्या क्या रहती है, जीनर टेस्ट करंट और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। ये वो पॉइंट है जो क्या क्या है, मैक्सिमम करंट का, जो मैक्सिमम जीनर करंट जहाँ पे हमारा पास आउट हो जाता है, इस पॉइंट के बाद हमारा जो डायोड हो जाता है वो डैमेज हो जाता है, परमानेंटली बेकार हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि हमने हमारा जो असल रेगुलेशन वाला, जो असल वो है ना, रीजन है जिसमें हमने काम कराना है अपने डायोड को, वो कौन सा है, ये जी करंट से नीचे, आई जी के से आई जी एम के दरमियान वाला रीजन जो है, इसमें हमने क्या करना है, अपने डायोड को काम करवाना है। इस वाले वो लाइन पे, कर्व पे हमने क्या करना है, इससे आउटपुट लेना है, इस पे हमने इसे वर्किंग करवानी है, इतनी पोटेंशियल देके इतना करंट आउटपुट में लेना है। ठीक है। उसके बाद यही वाली सारी डिफाइंस के तौर पर लिखी हुई है, इसमें बातें हैं कि जीनर रिवर्स टेस्ट करंट क्या होता है, इसके अलावा ये वाली सारी चीजें आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है, जो मैं आपको डायग्राम से समझा चुकी हूँ, इसमें वही बातें दोबारा लिखी हुई हैं। अच्छा, जीनर इक्विवेलेंट सर्किट, अब इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट आइडियल मॉडल के लिहाज से और एक जनरल मॉडल के लिहाज से हम देख रहे हैं। कहते हैं हम इक्विवेलेंट मॉडल के लिहाज से देखें तो हमारा जो जीनर डायोड है, जब वो इस रिवर्स बेस वोल्टेज पर काम कर रहा होता है, तो बेसिकली क्या दे रहा होता है, ये आउटपुट में एक वोल्टेज सोर्स के तौर पे काम कर रहा होता है, एक परफेक्ट रेगुलर वोल्टेज सोर्स के तौर पर ये काम करता है, जो कि वीसी आउटपुट देता है, आउटपुट में देता है, वोल्टेज देता है। ठीक है, ये इसका आइडियल मॉडल है, और ये इसकी आइडियल कर्व है। लेकिन रियल केस में आपको पता है कि आइडियल जैसा कुछ नहीं होता, रियल केस में इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस होगी, और ये कर्व भी बिल्कुल ऐसी सीधी नहीं होगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि कुछ ना कुछ लीकेज करंट पहले से फ्लो हो रहा होगा, और ये भी नी की तरह टेढ़ी सी कर्व होगी। ठीक है, तो ये देखें उन्होंने बना के आगे दिखाई हुई है कि हमारे पास क्या होगी, कि हमारे पास रियल केस में क्या होगा कि कुछ जीनर की इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होगी, जिसे हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी बात क्या है कि हमारा जो एरिया कर्व का होगा वो भी क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल आइडियल केस जैसा नहीं होगा। पहले जब ब्रेक डाउन वोल्टेज नहीं भी आया था, तब भी थोड़ा बहुत माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हुआ, अचीव हुआ, तो हमारे पास क्या हो गया कि बहुत ज्यादा करंट, ड्रेस्टिकली अमाउंट ऑफ करंट पास होना स्टार्ट हो गया। ये देखें, ये आईजीएम है, वो मैक्सिमम कंडीशन जब हमारा ब्रेकडाउन वो जब हमारा जो डायोड है वो क्या है, खराब होने के चांसेस है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा क्या हुआ है, करंट लीकेज करंट, ये जो दूसरा ब्रेकडाउन करंट पास होना स्टार्ट हुआ है। हमने इस रीजन पे क्या कराई है, वर्किंग कराई है। अब इस रीजन पे हम देखें, हमने क्या स्लोप पे हमने दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल के लिहाज से देखे जाए तो वी की दो वैल्यूज देंगे, जिसे हम कहेंगे डेल वी जी, यानी ये चेंज इन वोल्टेज आया है। जबकि जब करंट की वाली साइड पे देखेंगे तो ये क्या है, चेंज इन करंट है। अगर ओहम लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर वाले के अकॉर्डिंग हम देखे जाए, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है। तो ये हमारे पास जीनर जो डायोड की रेजिस्टेंस ही है बेसिकली, जिसे हमने जी से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या दे सकते हैं, ये इन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास ओम लॉ के अकॉर्डिंग हम इम्पिडेंस दे सकते हैं, इम्पिडेंस यानी रेजिस्टेंस दे सकते हैं, वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई। ठीक है, जितना करंट में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज।
ये बेसिकली हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक कर्व है जो हमारे पास प्रैक्टिकल मॉडल है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है, इसकी एग्जांपल में आप लोगों ने यही वैल्यूज जो डेल्टा वी की जीनर इम्पिडेंस दी हुई वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई की वैल्यू इसी वैल्यू से कैलकुलेट करके देखिए उन्होंने बाकायदा खुद दिया है। डेल्टा वी जी की वैल्यू 50 ml है, जबकि डेल्टा आई जी की वैल्यू क्या है, 15 - 5 मिली एम्पेयर दिया हुआ है, वैल्यू खुद उन्होंने दी हुई है सारी, और आपने सिर्फ पुटिंग करनी है और ओहम में आंसर निकाल देना है। इसके अलावा रिलेटेड प्रॉब्लम में यही कहा हुआ है कि अगर आपके पास वैल्यू क्या हो, डिफरेंट दे दी जाए, यानी आपके पास जीनर वोल्टेज ये दिया जाए और करंट ये दे दिया जाए, तो वैल्यू निकाल के बताएं कि क्या आएगा। आपने डायरेक्ट उसी तरह फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। ये एग्जांपल नंबर 1 भी मैंने आपको इसके साथ ही करवा दी है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट के लिहाज से बात करेंगे तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, हम कहते हैं कि अगर हम लोग जो डेल्टा वीसी है उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो टेम्परेचर के लिहाज से वोल्टेज के चेंज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो वोल्टेज का चेंज है डेल्टा वीसी है वो टेम्परेचर के लिहाज से कितना इफेक्टिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कैलकुलेट करना चाहिए। हम कहते हैं अगर जो हमारे पास वैल्यू दी हुई हो वो दी हुई हो 0.01 प्लस डिग्री सेल्सियस में और वोल्टेज अलग से दिया हुआ हो, तो आपने फॉर्मूला ये वाला लगाना है जिसमें वीसी ब्रेक डाउन वोल्टेज पुट किया है, इंटू टी सी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, और डेल्टा टी वो टेम्परेचर चेंज है जो टेम्परेचर चेंज या तो कंडक्टर का है या आपने सराउंडिंग के लिहाज से टेम्परेचर चेंज किया है। ओके, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके पास जो टीसी की वैल्यू है वो किस में दी हुई हो, हमारे पास जैसे इधर दी हुई है मिली वोल्ट, मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस में दी हुई हो, तो आपने क्या करना है, टीसी की वैल्यू के अंदर ही वोल्टेज भी मर्ज हो गया, तो आपने सिर्फ टीसी मल्टीप्लाई करना है जितना टेम्परेचर में चेंज आया है उसके साथ। तो ये वीसी जो है वो टीसी के अंदर ही मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस के लिहाज से क्या हो गया, मर्ज हो चुका है। तो वीसी इस तरह इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 2 आई हुई है। एग्जाम्पल नंबर 2 में यही बात की हुई है कि हमारे पास ये वोल्टेज दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये टेम्परेचर दिया हुआ है सीना डायोड का, ठीक है। वीजी भी दिया हुआ है, डेल्टा टी बेसिकली अब आपके पास उन्होंने देना है, एक 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 60, 60 - 25 से डेल्टा टी निकाल लिया, और कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.05% को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। वीसी वाले फॉर्मूले से आपने ये कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक जो दिया हुआ है उन्होंने क्या दिया हुआ है कि 12 वोल्ट जीनर वोल्टेज की वही वीसी की वैल्यू दी हुई है, ये टीसी की वैल्यू दी हुई है। उसके अलावा दूसरा क्या बताया हुआ है कि जो जंक्शन डिक्रीज हो, उन्होंने टेम्परेचर डिक्रीज बताया सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस, यानी डायरेक्ट 50 पुट करके आपने क्या दिखा देना है, आंसर निकाल देना है। डेल्टा टी की वैल्यू डायरेक्ट 50 दी हुई है, ठीक है। उसमें पावर डिसिपेशन एंड डिरेटिंग के लिहाज से बात की हुई है कि जीनर डायोड में हमारे पावर भी डिसिपेट होती है और वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है। फॉर्मूला क्या है कि अब आपके पास मैक्सिमम पावर रेटिंग हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू है 400, पी डी पावर रेटिंग की वैल्यू है 400 मिली वॉट, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस ये यहाँ पे, और दूसरा टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। 90 - 50 डेल्टा टी की जगह पे पुट कर दिया, उसके बाद हमारे पास ये जो मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस वाला जो वो जो है कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है, 3.2 वैल्यू पुट की हुई है इसकी। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी कि कितना पावर जो डिरेट की है या पावर जो है लॉस हुई है बकायदा इसकी वजह से, ठीक है। डाटा शीट इंफॉर्मेशन वाली ना आप करते हैं और ना ही आपने कोई अटेम्प्ट इसमें करनी है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो टॉपिक आज का हमने पढ़ना है वो है जीनर डायोड की एप्लीकेशन। हमने पढ़ना है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के लिहाज से, ठीक है। वेरिएबल इनपुट वोल्टेज के लिहाज से, वोल्टेज के लिहाज से कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं कि आप लोग अगर किसी भी सर्किट में आपने ये लगाया हुआ है, ठीक है। जीनर डायोड बेसिकली क्या बता रहा है कि जब आप क्या करेंगे अपना जो इनपुट है वोल्टेज उसमें क्या करेंगे, करंट इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, वीसी प्लस डेल वीसी के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला इन्होंने यही इक्वेशन से पीछे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। कि हमारे पास क्या आएगी, वीजी जो हमारे पास इसकी वोल्टेज है प्लस जितना आप करंट इंक्रीज करेंगे उतना ही जितनी वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, और केस ये क्या है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए वीजी से, तो जितनी आपने इंक्रीज की हुई है डेल्टा वीजी की वैल्यू वो आ जाएगी आउटपुट में आ जाएगी। तो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में,
करंट इंक्रीज होगा तो वीसी प्लस डेल वीसी आएगी, करंट डिक्रीज हो जाएगा तो वीसी माइनस डेल वीसी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर एक कंसिडरेशन लाजमी रखनी है कि जो करंट है वो क्या होना चाहिए, इसके दरमियान में होना चाहिए, ना ब्रेक डाउन वाला को, ना इसका डैमेजिंग करंट होना चाहिए और ना ही इसके नी से कम करंट होना चाहिए। डैमेजिंग वाले से ज्यादा नहीं होना चाहिए और नी वाले से कम नहीं होना चाहिए, एक दरमियान वाली अमाउंट आईसी की वैल्यू होनी चाहिए करंट की। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा वोल्टेज आउटपुट में दिखाया हुआ है। इसके अलावा सर्किट में भी इसको पॉइंट आउट करके दिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास ये जो है हमारे पास क्या हो, हमारे पास वो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाई हुई है। लिमिटिंग रेजिस्टेंस मोस्टली इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा डायोड टूटे ना। तो आउटपुट में वोल्टेज हमें कितने मिल रही है, अगर 10 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह वैल्यूज उन्होंने करके दिखाई हुई है कि हमें बताएं कि वैल्यूज क्या आएंगी। सॉरी एक मिनट, हाँ जी। तो इसमें वैल्यूज उन्होंने दी हुई थी वोल्टेज की भी, पीडी की वैल्यू दी हुई है वीसी की, तो 100 मिली एम्पेयर आया, आउटपुट में 12 वोल्टेज अगर आ रहा है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि जो वी आर है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो किसके इक्वल है, जितना करंट आ रहा है मल्टीप्लाई जितनी रेजिस्टेंस है। करंट की वैल्यू 0.05 एम्पेयर वो ऑलरेडी जो है वो इधर इस वैल्यू के अंदर 0.05 मिली एम्पेयर वैल्यू दे चुके हैं। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को उन्होंने पुट करके रेजिस्टेंस बेसिकली निकाली हुई है। इसके अलावा हमारे पास क्या कह रहे हैं, वी आर जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वी इन में से जितनी माइनस होगी वी सी, यानी वी इन में से जितनी आर में से जाया होगी बाकी सारी कहाँ जाया हो जाएगी, हमारे पास वी सी में वेस्ट हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो वी इन बेसिकली निकालने के लिए क्या करेंगे, वी आर प्लस वी सी उधर ले जाएंगे, दोनों की वोल्टेज प्लस करके इक्वल किसके आ जाएगी, जितनी हमारे पास इनपुट में वोल्टेज आई है। तो ये हमारे पास इनपुट में वोल्टेज, इनपुट में वीसी की वोल्टेज उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, देखिए 10 वोल्ट आपको मैंने दिखाया था। सॉरी, ये देखें, वीसी की वोल्टेज उन्होंने खुद बताई हुई है कि ये 10 वोल्टेज है वीसी की। और इनपुट निकाल के बताया हमने, पहले इसका जो वो जो करंट था वो पहले वो निकाला है, ये 0.05 एम्पेयर वाले से रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ये 10 वोल्टेज और इसका जो वोल्टेज है उसे प्लस करके टोटल इनपुट वाली वोल्टेज हमने निकाली है कि इतनी इनपुट में वोल्टेज हमें मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर वी आर जो है वो हम मैक्सिमम जीनर करंट वाले कंडीशन में निकालें, तो मैक्सिमम जीनर करंट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, आईसीएम वाला हमने अभी भी निकाला है। ठीक है, ये वाला जिसमें क्या लिखा हुआ है, पीडी पावर रेटिंग से डिवाइडेड बाय वीसी, जितनी वैल्यू है 1 वाट डिवाइडेड बाय 10 वोल्टेज जो हमारे पास वैल्यू आई है, हमने इस वाले पी इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले से हमने क्या निकाला है, आईसीएम की वैल्यू निकाली है। उस कंडीशन के लिहाज से भी हमने क्या निकाला है, रेजिस्टेंस के उस कंडीशन में रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी निकाल लिया। और इनपुट वोल्टेज कितनी आएगी, 22 प्लस 10, जो 10 हमारे पास वीसी की वैल्यू है वो भी निकाल लिया। ठीक है, आपने इसके साथ इक्वेशन नंबर, ये एग्जांपल नंबर 3.5 भी करनी है जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज उसी के अकॉर्डिंग है जो अभी हमने करके दिखाया है। ठीक है, जो मैंने आपको भी उसके अंदर से सॉल्व करवाया है। जीना डायोड एज अ वेरिएबल लोड के तौर पे हम लोगों ने नहीं करना। ठीक है, ये टॉपिक हमने इतना ही करना था। इसके आपने जो सेक्शंस में आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह वो करने हैं। ये सिर्फ देख लीजिएगा कि वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर हमारा जो है वो जीना डायोड, ये देखिए अंदर जीना डायोड रेफरेंस डायोड लगाया हुआ है, वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जीनर को लिमिटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक वैल्यू, किसी खास वैल्यू को लिमिट करने के लिए, जैसे हमने क्लिपर्स में पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज का यहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेक्टर डायोड पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।